शहजाद, आप लोग अहंकार पाल रहे हैं, ये विशेष परिस्थिति है। आप लोगों ने पिछली सरकार में 150 इनके सांसद सस्पेंड कर दिए, इसलिए इनको डिप्टी स्पीकर चाहिए। देखिए, आज कम से कम अभय जी ने सबसे वरिष्ठ हमारे राजीव जी के सामने माना कि उनकी तेलंगाना की सरकार, उनकी झारखंड की सरकार, उनकी इंडिया अलायंस की वेस्ट बंगाल की सरकार, पंजाब की सरकार, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार, ये अहंकारी सरकार है। क्योंकि ये इतिहास की बात नहीं है। एक सेकंड, बीच में नहीं अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अभय जी सुन लीजिए, नहीं चलेगा। अभय जी वैसे भी आप इंटरनेट के थ्रू है तो आपकी लेट आ रही है वॉइस, इसलिए बोल लीजिए, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। बोलिए शहजाद। मैं तो इतिहास में जा ही नहीं रहा, मैं तो वर्तमान की आज की तारीख की गिना रहा हूं। इन्होंने कहा ये कन्वेंशन है। हमारे देश में जो प्रणाली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, ये स्टेट और सेंटर दोनों में है। तो स्टेट में ये खुद की ही बताई हुई कन्वेंशन को नहीं मानते क्योंकि ये अहंकारी है, ये उन्होंने स्वीकारा। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये भी स्वीकारा कि नेहरू जी, इंदिरा जी तो वैसे टायरेंट और डिक्टेटर थी ही, पर वो एरोगेंट भी थी, इसीलिए उन्होंने नहीं किया। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, सहमति की डफली बजाने वाले आज बताएं कि टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आज जब के सुरेश का नाम आगे कर दिया गया तो हमें तो पूछा भी नहीं। सहमति की बात करने वाले लोग, एलओपी का पद सीडब्ल्यूसी ने कह दिया यूनानिमस। अभिषेक बनर्जी की बाइट हो तो पीसीआर मुझे बताइएगा, अभिषेक बनर्जी की बाइट भी इस पर है, हो तो बताइएगा। अब ये इस पर अभय जी जवाब देंगे। हाँ बोलिए शहजाद, कंप्लीट कीजिए। 5 सेकंड और ले रहा हूं मैं। एलओपी के पद के लिए सीडब्ल्यूसी ने एक तरफा रेजोल्यूशन पारित कर दिया, ना समाजवादी को पूछा, ना टीएमसी को पूछा, ना एनसीपी के शरद पवार फैक्शन को पूछा। और केवल अभिषेक बैनर्जी ने नहीं, एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने भी कहा कि हमें तो पता ही नहीं के सुरेश का नाम। और के सुरेश जी का इतना अपमान। भाई बार बार जब दलितों के नाम पे आप उन लोगों को आगे करते हो जहां पर हारने वाले हो, चाहे वो 2002 में सुशील कुमार शिंदे, 2017 में मीरा कुमार, या आज आप कभी वो जगह क्यों नहीं देती जो उनको मिल सकती है। अबे जी 1 मिनट है आपके पास, जवाब दीजिए। फिर मेरे साथ जीसी मल्होत्रा साहब जुड़ चुके हैं, वो क्योंकि कन्वेंशन को भी जानते हैं और संविधान को भी जानते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे इस पर। लेकिन पहले आप अबे जी 1 मिनट में जवाब दीजिए। वैसे तो शहजाद भाई मेरे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आज थोड़ा अध्ययन कम किया। क्या कह रहे हैं कि एलओपी से सहमति नहीं ली। अरे साहब, संख्या बल के आधार पर वो राजनीतिक दल का एलओपी होता है, भारत के संविधान ने यह प्रदत्त किया है। पिछली बार आपने उसका अवसर हमको नहीं दिया था। खैर छोड़िए, ये प्रथा भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रारंभ की। हमने तो राज्य सरकारों में दिए थे, इन्होंने राज्य दर राज्य नकारना प्रारंभ कर दिया। डिप्टी स्पीकर, मैंने तो कहा कि पूरे डिबेट में ये एक उदाहरण दे। खैर छोड़िए, इस लड़ाई को दरकिनार करिए। हम तो सहमत हैं, हम लोकसभा अध्यक्ष पद पर सहमति बनाने के लिए तैयार हैं। क्या जाता है, आप डिप्टी स्पीकर दीजिए, बड़ा हृदय करिए प्रधानमंत्री जी। छोटे हृदय से बड़ी बात नहीं हो सकती, छोटे हृदय से बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपने बड़ी बात की। मैं शहजाद में भी आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। अभी मल्होत्रा साहब का वक्त, 1 मिनट रुकिए। जीसी मल्होत्रा साहब हमारे साथ है। ओके अभय जी ओके, आपने बड़ी बात कह दी, छोटे दिल से बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जीसी मल्होत्रा मेरे साथ है। सर, आप क्योंकि लोकसभा के सचिवालय में रह चुके हैं, आप लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव को अच्छे से समझते हैं, जरा हमारे दर्शकों की कंफ्यूजन दूर करिए सर। क्या कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से संविधान में बहुत सारी चीजें कही गई, हमारा संविधान जहां से लिया गया वो तो पूरा कन्वेंशन पर आधारित है सर। तो कन्वेंशन क्या कहता है, नियम क्या कहता है, क्या डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना जरूरी है? देखिए, ऐसा संविधान के हिसाब से अगर चलें तो आर्टिकल 93 कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दे शैल बी चोजन बाय द लोकसभा। अब प्रोसेस जो है वो रूल 7 है, रूल्स ऑफ लोकसभा स्पीकर, जिसमें एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से नोटिस दिए जाएंगे। एक मेंबर प्रपोज करेगा, दूसरे मेंबर का नाम, और तीसरा मेंबर उसको सेकंड करेगा, समर्थन देगा। ये सेम चीज़ करने के बाद जितना नोटिस आएंगे वो 1 बाय 1 जो प्रोटेम स्पीकर होंगे कल वो पुट करेंगे, और एक मोशन अगर कैरी हो गया तो वो वॉइस वोट से स्पीकर इलेक्ट हो जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो डिवीजन के साथ इलेक्ट हो जाएंगे। अब ये तो रहा जहाँ तक लॉ का सवाल है, आर्टिकल 93 और रूल 7 का, ये प्रोसेस है इलेक्शन का। अब इसमें ये भी है कि अगर एक नोटिस, एक मोशन कैरी हो गया तो बाकी के मोशन जितने भी हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे। अब आज के केस में अगर हम देखें, इस दफ़ा के केस में, कि अगर ओम बिरला जी का पहला नोटिस है और अगर वो कल कैरी हो जाता है तो दूसरे नोटिस जो के सुरेश जी के और दूसरे हैं
वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे। अब रही बात कन्वेंशन की, कन्वेंशंस दोनों हैं, बहुत बार इस तरह हुआ है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर सेम पार्टी के रहे हैं, पर जब से कोलिशन गवर्नमेंट आई तो कुछ देर डिप्टी स्पीकर या तो ओपोजिशन को दिया गया या अपने जो समर्थन वाले घटक थे उनको दिया गया। तो कन्वेंशन दोनों तरह की है। अब पिछले 10 साल 14 से लेके 24 तक तो कोई डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया, तो इसलिए ऐसी कोई कन्वेंशन नॉर्मली जो 19 तक तो 19 से 24 तक नहीं बनाया गया, ये आप ठीक है। तो आप कह रहे हैं सर कन्वेंशन ये कहता है कि या तो अपने घटक दल को भी दे सकते हैं डिप्टी स्पीकर का पद, या फिर अपने विपक्षी पार्टी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई नियम ऐसा नहीं कि इसको देना ही है, यही कह रहे हैं ना सर आप? नहीं, नियम क्लियर है कि मोशन जो आएगा एक दफा कैरी हो गया तो बाकी के मोशन इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे, तो इसके बाद इसका मतलब इलेक्शन की बात ही नहीं है, वो तो एक एक मोशन है। ये नहीं है कि ए वर्सेस बी, ऐसा नहीं है इलेक्शन। इलेक्शन ये है कि अगर ए का इलेक्शन हो गया तो बी का इलेक्शन इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब यहां पर सवाल राजीव रंजन साफ है, घटक दलों को भी मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद और विपक्ष को भी दिया जा सकता है। तो आपके पास स्पीकर है, आप एक घटक दल की सरकार चला रहे हैं, तो विपक्ष को आप लोग क्यों नहीं देना चाहते डिप्टी स्पीकर का पद? कन्वेंशन है जिसमें डिप्टी स्पीकर को पद दिए गए हैं, राज्यों में भी दिए गए हैं और लोकसभा में भी दिए गए हैं, दिक्कत क्या है विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये कन्वेंशन का हवाला हमें नहीं देना चाहिए। कुछ अवसरों पर विपक्ष को मिला, अनेक अवसरों पर सत्ता पक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा। अब एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर 2014 देखें तो एनडीए ने थम्बी दुराई को डिप्टी स्पीकर बनाया एआईएडीएमके के कोटे से, तो ये उस समय भी विपक्ष को नहीं मिला था। 2019 से 24 में तो कोई डिप्टी स्पीकर हुआ नहीं, इसलिए अगर हाल के 10 वर्षों पर हम बात करते हैं तो वैसी स्थिति में भी इसके कोई पूर्व के उदाहरण नहीं है। अब जहाँ तक रणनीतिक तौर पर एक बढ़त, जो मनोवैज्ञानिक बढ़त उनको इस तरीके से मिलती थी कि एक बिखरे हुए विपक्ष को एक बड़े नंबर में जनता ने वोट करके यहाँ भेजा, तो इस मैंडेट से एक मजबूत विपक्ष का जो एहसास पैदा हुआ वो इन्होंने अपने एक फैसले से उसको धूल में मिला दिया है। जो गठबंधन की गांठें हैं वो इस फैसले के पहले से दिख। सर, आप एक तरफ सहमति की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं विपक्ष ने अपने एक फैसले से धूल में मिला दिया इस पूरे संसदीय जो कोऑर्डिनेशन है। सर, आपकी बात मानी जाएगी तो वो भी तो चुन कर आए हैं सर 233, उनकी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने पूरी बात या तो समझी नहीं, या मैं जो कहना चाहता हूं कि आप रणनीतिक तौर पर परंपराओं का हवाला नहीं दीजिए, इसलिए कि देश में अनेक आपकी सरकारें अलग-अलग। मैं सर एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, दोनों ही मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं राजीव भाई, डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाहते आप विपक्ष को? एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि ये दिक्कत है, ये नहीं हम नहीं देंगे। मैं आ रहा हूं शहजाद। नहीं, मैं आपको जो कहना चाहता हूं आप इसको सुन लीजिए, आपने सबको सुन लिया है। मैंने ये कहा नहीं देना चाहते हैं, वो तो टकराव और शर्तों के साथ आपने बातें रखी, तो वो बात समझ से परे है। जहाँ तक विपक्ष के बजाय अगर सत्ता पक्ष के अंदर घटक दलों के सामंजस्य का सवाल है, तो आज भी जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष का पद है वो जदयू के कोटे में ही है। हरिवंश जी हमारे कोटे से वहाँ राज्यसभा में उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो गठबंधन के अंदर कोई गांठ नहीं है। इनके फैसले से इनके गठबंधन की गांठें सामने, गठबंधन के अंदर गांठ नहीं है तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं।